हेलो। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको वो मौर्य साम्राज्य तक यानी सेकंड लेसन का जो मौर्य साम्राज्य उसके बारे में अच्छे से आपको अध्ययन करवा दी है मैंने। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा था। लास्ट जो आपका आखिरी टॉपिक था मौर्य साम्राज्य का वो था मौर्य साम्राज्य का जो एक तरह से प्रशासन उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और जस्ट लास्ट आखिरी अशोक के प्रशासनिक सुधार आपने पढ़े थे कि अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन से सुधार कार्य करवाए, वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं। उसके बाद में आखिरी मौर्य राजा बरदत्त जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। इसी के साथ मौर्य वंश भारत का एक शक्तिशाली वंश जिसने सर्वप्रथम आज से 2300 साल पहले भारत को एकता प्रदान करने का प्रथम बार काम किया था, उस वंश का एक तरह से अंत हो जाता है। और उसके बाद आप देखोगे 185 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग आप देखोगे 2200 वर्ष पूर्व मौर्य वंश की एक तरह से समाप्ति हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे कि काफ़ी लंबे समय तक पूरा भारत जो एक आज के भारत से भी आप देखोगे मौर्य वंश में उससे भी बड़ा भारत आया उनके पास में था, मौर्य राजाओं के पास में। तो आप देखोगे पूरा किस तरह से बरदत्त के बाद में मौर्य वंश का विघटन हो जाता है। और अशोक की जो धर्म की नीति थी, जैसे सम्राट अशोक की मृत्यु होती है उसके साथ ही उसकी धर्म की नीति भी एक तरह से इतनी प्रभावपूर्ण नहीं रह पाती है, क्योंकि सारे उत्तराधिकारी जो अशोक के बाद आने वाले होते हैं वो सारे कमज़ोर होते हैं। इसलिए धर्म की जो नीति है वो भी धीरे धीरे सफल हो जाती है। और अंततः 185 ईसा पूर्व में जो आखिरी मौर्य राजा था बरदत्त, उसकी हत्या कर दी जाती है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और इस प्रकार से मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है भारत में। और पूरा भारत वापस एक बार पुण्य जो एक विशाल भारत के रूप में था वापस टुकड़ों में बट जाता है। और काफ़ी लंबे समय तक आप देखोगे 185 ईसा पूर्व से लेकर 275 ईस्वी तक यानी आप देखोगे लगभग 500 साल तक वापस भारत टुकड़ों में क्षेत्रीय राजवंश में बटा रहता है। और पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों के आप देखोगे अलग अलग राजा होते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखोगे एक लंबे समय बाद वापस एक नया साम्राज्य आएगा, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश आप जिसे कहते हैं हम इतिहास में। तो वंश के राजाओं द्वारा पूर्ण भारत को, जिस प्रकार से मौर्य राजाओं ने पूरे भारत को एकता प्रदान की, राजनीतिक एकीकरण किया पूरे भारत का, उसी प्रकार से गुप्त राजाओं ने भी संपूर्ण भारत को एक करने का प्रयास किया। और इसमें काफ़ी हद तक वो लंबे समय तक सफल भी रहे थे। तो उसी गुप्त वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। मैंने कोशिश की स्कूल में भी वीडियो बनाने की, लेकिन बना नहीं पाए। बट घर पे रजिस्टर के द्वारा प्रयास कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो आगे और बनाएंगे। तो अपना जो प्रीवियस लास्ट टॉपिक चल रहा था गुप्त साम्राज्य, उसके बाद बच्चे अपने स्कूल नहीं आ पाए थे, 2-3 दिन हो गए। तो गुप्त साम्राज्य से हम शुरू करेंगे। तो गुप्त वंश से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है, आप देखोगे गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से शुरू होता है और 550 ईस्वी तक एक लंबे समय तक गुप्त जो राजा है वो शासन करते हैं। और पूरे भारत का एक तरह से वापस जिस प्रकार मौर्यों ने एकीकरण किया वैसे एकीकरण आपको देखने को मिलेगा। यानी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण संपूर्ण भारत गुप्तों के अधीन आ जाएगा, गुप्त राजाओं के अधीन। अब तो पहला क्वेश्चन, अगर इस वंश, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस प्रकार से प्राचीन भारत में मौर्य वंश है बड़ा वंश, उसी प्रकार से एक बड़ा टॉपिक है गुप्त वंश और गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो इनसे निबंधात्मक क्वेश्चन बनता है हर बार, लघुत्तरात्मक भी बन सकते हैं। तो गुप्त वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत, ठीक है। जिस प्रकार से मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत आप लोगों ने याद किए थे कि इंडिका, मुद्रा राक्षस हो गए, व्रत कथा मंजरी हो गई, राजतरंगिणी हो गई, बहुत सारी जिस पुस्तक थी वो मौर्य वंश की जानकारी हमें देती है। उसी प्रकार से गुप्त वंश की जानकारी प्रदान करने वाले जो प्रमुख स्रोत है इसके, वो है पुराण जो आपने पढ़े, 18 पुराण होते हैं। और उस 18 पुराणों में से विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण, ठीक है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन बने कि गुप्त वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखे, तो आपको विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण, 3 नाम थोड़े याद रखने हैं।
तो प्रमुख स्रोत ये हो गए। उसके बाद में मौर्यों का गुप्तों का गुप्त वंश का प्रारंभिक क्षेत्र। कोई भी वंश जब शुरू में स्थापित किया जाता है, उसकी स्थापना होती है, तब उसका जो क्षेत्र होता है वो कोई विशेष बड़ा क्षेत्र नहीं होता है। शुरुआत में उसका जो क्षेत्र होता है बहुत ही सीमित एरिया में होता है। जिस प्रकार से जैसे आप देखोगे मौर्यों की चंद्रगुप्त मौर्य ने जब स्थापना की थी मौर्य वंश की, तब उनका क्षेत्र भी सीमित था, लेकिन तुरंत ही उसने कुछ ही समय के अंदर 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को जीत लिया था। उसी प्रकार से गुप्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। गुप्तों का जो प्रारंभिक समय होता है उसमें उनका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। जैसे प्रारंभिक क्षेत्र में आप देखोगे भारत की पूर्वी दिशा के अंदर, जैसे मगध जो राज्य था, जो आज का उड़ीसा कहलाता है, बिहार उड़ीसा वाला हिस्सा, तो मगध के आसपास का क्षेत्र था। आज का पश्चिम बंगाल वाला इलाका उनके पास में था। और ये गंगा नदी आप देखोगे जो हिमालय से निकल रही है, गंगा गंगा नदी वाला जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र में गुप्तों का प्रारंभिक जो विस्तार था गंगा नदी के तट पर, वो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि इस सीमित क्षेत्र के अंदर गुप्त वंश की स्थापना होती है शुरुआत में। ठीक है, ये होगा इसका प्रारंभिक क्षेत्र। पूर्व में आप देखोगे ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, और पूर्वी हिस्से के दक्षिण में आप देखो बंगाल की खाड़ी, ये वाला इलाका, और नीचे वाला इलाका जो दक्षिण में है वो हिंद महासागर कहलाता है, और भारत का पश्चिमी हिस्सा जो अरब सागर कहलाता है। यानी भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। कोई भी स्थान जब 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ रहता है या पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप की स्थिति है। तो प्रारंभिक क्षेत्र हो गया मगध और पश्चिम बंगाल वाला इलाका और गंगा का तटीय क्षेत्र, ये गुप्तों के पास में यही क्षेत्र था। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे किस प्रकार से संपूर्ण भारत पर गुप्त साम्राज्य का अधिकार होगा। तो अब बात करें गुप्त शासकों की बात करें। गुप्तों का जो पहला शासक था उसका नाम है श्रीगुप्त। गुप्तों का जो प्रथम शासक है श्रीगुप्त है। हालांकि आप कह सकते हो कि जो श्रीगुप्त था वो एक तरह से स्वतंत्र राजा नहीं था। क्या नहीं था? स्वतंत्र शासक नहीं था। वो किसी न किसी का सामंत रहा था उस समय, यानी किसी का गुलाम था, किसी के अधीन वो शासन करता था। हालांकि उसके पास थोड़ा सा क्षेत्र था, लेकिन वो सामंत था। पूरी तरह से स्वतंत्र राजा आप उसको नहीं बोल सकते हो। तो लेकिन ये अपन बोल सकते हैं उसको कि गुप्तों का पहला राजा कौन था? श्रीगुप्त। इसका शासन शुरू होता है 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी 25 साल तक वो शासन संभालते हैं। और पूना ताम्रपत्र जो प्रभावती गुप्ता का एक लिखा हुआ पूना ताम्रपत्र है, चंद्रगुप्त पूना ताम्रपत्र है, उस पूना ताम्रपत्र के अंदर गुप्त वंश का आदि राज प्रभावती गुप्ता ने बताया है श्रीगुप्त को। तो गुप्त वंश का आदि राज, जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन बने ना कि गुप्त वंश के जो प्रारंभिक संस्थापक है, आप कह सकते हो गुप्त वंश के संस्थापक, तो आपको सीधा सा उत्तर देना है श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और इनका शासनकाल रहा था 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में अगर पूछे आपसे तो कि अपने गुप्त वंश का आदि राज किसे कहा गया? यानी आदि राज उसको कहते हैं जो किसी भी वंश का जो सबसे पहला व्यक्ति होता है जो उस वंश की स्थापना करता है, उसको हम आदि राज कहते हैं। जैसे सिख धर्म का जो आदि राज है, जो हम गुरु नानक को कहते हैं, सिख वंश की स्थापना गुरु नानक ने की है, तो उसका आदि पुरुष गुरु नानक को हम कहेंगे। तो इसी प्रकार से जो गुप्त वंश है उसका प्रथम जो शासक है वो श्रीगुप्त है, इसलिए इसको आदि राज भी कहा जाता है। गुप्त वंश का आदि राज श्रीगुप्त को कहा जाता है। तो इन्होंने उपाधियाँ धारण की जो कौन सी थी? महाराज की। जैसे महाराज है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट का थोड़ा फोकस है। तो महाराज की उपाधि इन्होंने ली थी। महाराज की जो उपाधि होती है आमतौर पर एक राजा इसको धारण नहीं करता है। महाराज की जो उपाधि होती है वो एक राजा के अधीन जो सामंत होते हैं, किसी छोटे से क्षेत्र के एक तरह से आप कह सकते हो उसके अधिकारी होते हैं, सामंत जिसको हम बोलते हैं। स्वतंत्र राजा उसको हम नहीं बोल सकते। तो महाराज की उपाधि धारण की थी, तो इससे पता चलता है कि वो एक सामंत होंगे, एक आज़ाद या स्वतंत्र शासक हम उनको नहीं कह सकते हैं। तो महाराज की उपाधि इन्होंने ली थी, इससे पता चलता है वो क्या थे? एक सामंत थे। ठीक है, तो श्रीगुप्त के बारे में केवल आपको ये याद रखना है। 275 में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की है। और गुप्त पूना का जो ताम्रपत्र है प्रभावती गुप्ता द्वारा लिखित, उसमें उसका श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज कहा गया है। ठीक है, और ये एक स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये एक सामंत थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने उपाधि भी कौन सी ली थी? महाराज की।
महाधिराज अलग होता है, महाराज की उपाधि ली थी, जो एक सामंत के लिए प्रयुक्त थी ये उपाधि उस समय, ठीक है। तो श्रीगुप्त हो गए। श्रीगुप्त के बाद में नेक्स्ट जो शासक आएंगे गुप्त वंश के, वो है घटोत्कच। कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच जो इनके इनके बाद नेक्स्ट शासक बनेंगे गुप्त वंश के दूसरे शासक। 300 से लेकर 319 ईस्वी तक का 19 साल तक इन्होंने शासन किया था। इनकी जो उपाधि है वो भी महाराज की है। आपको पहले ही मैंने बता दिया, महाराज की जो उपाधि है वो एक सामंत लेता है, यानी जो राजा के अधीन शासन करते हैं नीचे, वो सामंत होते हैं। और ये भी एक तरह से सामंत ही थे, कोई स्वतंत्र राजा आप इनको नहीं बोल सकते, है ना। तो इनको प्रभावती गुप्ता के जो पूना ताम्रपत्र है, रितपुर एवं पूना का जो ताम्रपत्र है प्रभावती गुप्ता का, उसमें इनको प्रथम राजा कहा गया, गुप्त वंश का प्रथम राजा कहा गया। ये आप कह सकते हैं श्रीगुप्त से थोड़े शक्तिशाली थे, हालांकि दोनों ही सामंत ही थे। तो इनको प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रितपुर ताम्रपत्र में इनको क्या कहा गया? प्रथम राजा गुप्त वंश का, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना, कोई विशेष नहीं इन दोनों का, ठीक है। श्रीगुप्त आदिराज याद रखना है, और इसका प्रथम राजा इसको गुप्त वंश का कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे प्रथम जो शक्तिशाली राजा आएगा गुप्त वंश का, वास्तविक संस्थापक जिसको हम बोल सकते हैं सही मायने में, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की है स्वतंत्र रूप से, वो शासक आने वाले घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इसके बाद आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के 500-600 साल बाद में एक नए शासक आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, वो गुप्त वंश के ये गुप्त वंश के, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में ये राजा बनते हैं घटोत्कच के बाद में, और 335 तक, यानी एक लंबे समय तक आप कह सकते हो 16 साल तक ये शासन करते हैं, ठीक है। तो ये घटोत्कच का एक तरह से पुत्र था। और इसकी शक्ति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हो कि एक तो उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। महाराजाधिराज की जो उपाधि थी उस समय जो ताकतवर या स्वतंत्र राजा होते थे वही इस उपाधि को धारण कर सकते थे। तो इसे स्पष्ट हमें पता चलता है कि इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक या वास्तविक संस्थापक हम इन्हें कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। इनकी उपाधि रही थी महाराजाधिराज, ठीक है। ये एक सर्वोच्च शासक यानी एक बड़ी उपाधि मानी जाती है, जो एक आज़ाद या स्वतंत्र राजा ही इस उपाधि को धारण कर सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की। और इनकी शक्ति का दूसरा अनुमान हम इनकी पत्नी कुमार देवी से लगा सकते हैं। लिच्छवी कुल की एक कन्या थी। लिच्छवी जो राज्य था इसका एक तरह से मगध का पड़ोसी राज्य, वो एक शक्तिशाली राज्य था। और एक शक्तिशाली राज्य की राजकन्या के साथ में अगर चंद्रगुप्त प्रथम की अगर विवाह हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़रूर चंद्रगुप्त प्रथम भी एक स्वतंत्र शासक रहा होगा या शक्तिशाली शासक रहा होगा। तभी लिच्छवी राजाओं ने अपनी कन्या की शादी, कुमार देवी जो उनकी कन्या थी, उनकी शादी चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में की है। अब जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के साथ लिच्छवी राजकुल का संबंध स्थापित हुआ, वैवाहिक संबंध, तो चंद्रगुप्त प्रथम की प्रसिद्धि चारों तरफ भारत में बढ़ने लगी कि इतने शक्तिशाली राजवंश के साथ में अगर इस राजा की शादी हो रही तो इसका सपोर्ट तो मिलना ही है। तो इस प्रकार से प्रसिद्धि तीव्र गति से इनकी बढ़ने लगी। और इनकी एक खासियत है, उन्होंने कौन सा संवत शुरू किया था? जैसे ही राजगद्दी पर बैठते हैं तो 319-20 के अपने राज्याभिषेक के अवसर पर एक गुप्त संवत ये शुरू करते हैं। गुप्त संवत, ठीक है। तो इनसे रिलेटिव आपसे अगर सवाल पूछे तो एक तरह से गुप्त वंश का एक तरह से प्रथम प्रतापी राजा, स्वतंत्र राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और इनका जो विवाह है लिच्छवी कुल की राजकन्या कुमार देवी से होता है, जिससे इनकी प्रसिद्धि चारों तरफ भारत में बढ़ने लग जाती है। और ये आप कह सकते हो गुप्त वंश का प्रथम सर्वोच्च शासक या स्वतंत्र शासक भी यही कहलाते हैं। और इनकी उपाधि रहती महाराजाधिराज, ठीक है। और इन्होंने कौन सा संवत शुरू किया था? गुप्त संवत, जो प्रारंभ होता है 319-20 ईस्वी में। एक नंबर में हर बार एक क्वेश्चन बनता है कि गुप्त संवत की शुरुआत कौन से राजा, गुप्त राजा ने की थी? तो आपको सीधा सा बताना है चंद्रगुप्त प्रथम ने किए, और 319-20 में उन्होंने ये संवत शुरू किया था, ठीक है। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो इनके एक तरह से उत्तराधिकारी होंगे, उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, जो आप कह सकते हो गुप्त वंश का एक
महान शासक जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त, 100 युद्धों को विजेता जिसे कहा जाता है, वो महान राजा आने वाले हैं। उनके लिए पूरा एक अलग से वीडियो हम कल बनाएंगे। आज देर रात को मैं बनाने की कोशिश करूँगा उनके बारे में पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक। जैसे आपने ना मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था, तो मौर्य वंश में अशोक का काफ़ी लंबा विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे महान शासक वही थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। और चंद्रगुप्त मौर्य से भी महान काम उन्होंने किए थे। तो पूरा जो मौर्य वंश है अशोक के इर्द गिर्द घूमता है। उसी प्रकार से जो गुप्त वंश है उनके सबसे जो महान उपलब्धियाँ जिस राजा से रिलेटिव है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का था, पुत्र जिसे आप कह सकते हो, वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में शासक बनेंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रयास किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कोई वाला नहीं है ये, आपको ढंग से पढ़ना है इसको। ठीक है, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। फिर आपको पढ़ना तो है ही है, वैसे जब तक स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। टीचर बस उसका काम थोड़ा आसान कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ। ओके, तो पढ़ना तो खुद को ही है, लेकिन चीज़ें समझने में थोड़ी मदद मिल जाती है, इसलिए चीज़ें आसान हो जाती है, तो जल्दी क्लियर हो जाती है। ओके, आई होप आप ज़रूर कोशिश करोगे आगे पढ़ने की। ओके, थैंक यू।